अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बोला कि हमने पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया। निगम को जितनी क्षति पहुंचा सकता था अरविंद केजरीवाल निगम स्कूलों को, वो इस दौरान उन्होंने किया। बहुत बद से बदतर स्थिति इन निगम स्कूलों की कर दी। और जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट्स के स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी डेंटिंग पेंटिंग हुई है, शो ऑफ ज़्यादा हुआ है, पर जो आधारभूत चीज़ें थी, आज भी टीचर्स की कमी है। एजुकेशन का मतलब केवल अच्छे बिल्डिंग नहीं होता है। जैसे राहुल गांधी जी, अभी एक उनकी यात्रा देखी मैंने, भारत जोड़ो यात्रा। एक राज परिवार के युवराज हैं, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता नहीं उनकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में रुचि है। वो एक कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़ी लिस्ट लेकर आए थे, और वो पूरा एक उसमें लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप था, उसमें वो शो कर रहे हैं कि ये सारी फेक वोटर आईडी की लिस्ट है। आप यदि पंजाब का इलेक्शन आता है, वहाँ भाजपा हार जाती तब तो ईवीएम ठीक है, लेकिन दिल्ली में जीत जाती है तो ईवीएम खराब है। केजरीवाल जी ने सारे बस, मेट्रो सब कुछ ऐसे फ्री कर दिया था, तो इस चीज़ से सरकार को क्या नुकसान हुआ? मेरा मानना फ्री करने की दो चीज़ें हैं, एक तो एजुकेशन और एक हेल्थ। जो जल बोर्ड लगभग 500-550 करोड़ के फायदे में 2014 तक होता था, वो आज 70-75 हज़ार करोड़ के घाटे में है। आजकल डिबेट बहुत चल रहा है यमुना रिवर को लेके। यमुना में झाग ही झाग हो, और आज ऐसा क्या बदल गया कि आज यमुना में छठ हो पा रही है। हम ये नहीं कह रहे आज यमुना जी का पानी पीने योग्य हो गया है, उसमें छठ बना सकते हैं, उसमें स्नान कर सकते हैं, और आने वाले समय में यमुना इतनी साफ सुथरी पवित्र होगी कि उनके जल को भी हम पी पाएंगे। अभी जैसा कश्मीर में भी हुआ, तो वहाँ पे बोला गया कि नहीं, सारा कुछ उसको भी पॉलिटिक्स फील्ड से जोड़ दिया गया। इवन पुलवामा के टाइम पे भी यही बोला गया। पुलवामा के टाइम पे सेना ने पराक्रम दिखाया, सेना ने बदला लिया। उस पर भी यदि कोई सवाल उठाता है देश की सेना पर, तो उससे बड़ा नीच कर्म और नीचता नहीं हो सकती। यदि धर्म के नाम पर, धर्म पूछकर आपकी हत्या की जा रही है, उनका पक्ष लेने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टॉक विद ललित में। तो आज है मेरे साथ एडवोकेट अमित खड़कड़ी सर जी, जिनको मैंने काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देखा है, जो काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं। मैंने जितना देखा अभी तक, ऐसे पॉलिटिशियन बहुत कम होते हैं। सो वेलकम करता हूँ मैं अपने चैनल पे आपका। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया ललित भाई, और मैंने भी आपको इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखा है, और अच्छा लगा जब से मिलना हो रहा है। जी, मतलब मैंने जो देखा ना सर, मेरे को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी, आप लोगों की जैसे हेल्प करते हैं। अभी जो बाढ़ आ रखी थी, आपने लोगों के लिए खाने का अरेंज करा, रहने का अरेंज करा। बहुत कम ही लोग हैं जो इतना सोचते हैं आम पब्लिक के बारे में। लाइक आपका इंटरेस्ट कैसे आया कि लाइक मैं मोस्टली पॉलिटिशियन इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं या ध्यान नहीं देते, बोलते हैं कि नेचर है ये वो, बट आप उनके बीच खुद जाके, आप खुद उन जगहों पे जा रहे हो, पानी में भीगे हुए हो पूरा, इतना लाइक इंस्पिरेशन ये कैसे आई आपने? देखिए, जनप्रतिनिधि का काम होता है, मुझे लगता है लोगों ने जिम्मेवारी दी है, और आयु कुछ भी हो, कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का अभिभावक होता है, अपने क्षेत्र का एक मुखिया होता है। उस मुखिया के नाते अपने परिवार की संभाल करना मेरी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी पे काम करने का प्रयास हम लोग करते हैं। जैसा कि सर मैं जानता हूँ आप डेप्टी चेयरमैन ऑफ एजुकेशन भी हो अभी ऑल ओवर दिल्ली। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, उससे पहले मैं जोन चेयरमैन था, और अभी 4 महीने पहले पार्टी ने डिसाइड किया कि एजुकेशन जैसा महत्वपूर्ण काम, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पार्टी नेतृत्व का, जिन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण काम एजुकेशन का मुझे दिया, और पूरी दिल्ली की प्राइमरी एजुकेशन को समझने का, नज़दीक से देखने का, उसमें कुछ सुधार करने का अवसर मुझे मिल रहा है, तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण काम है। 1514 विद्यालय हैं एमसीडी के, लगभग 90-100 के आसपास एडेड स्कूल हैं, लगभग 500 के आसपास प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनको एमसीडी की रिकॉग्निशन के अंडर रन किया जाता है। लगभग 2000 विद्यालय, और लगभग 7 लाख विद्यार्थी, 18 से 20 हज़ार टीचर्स, इतने अधिक लोगों के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है। दिल्ली की प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने का अवसर मिल रहा है। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ना, वो व्यक्ति का भविष्य तय करती है। एक बच्चे में किस तरफ बच्चे को जाना है, उसका आधारभूत विकास कैसे होना है, ये प्राइमरी एजुकेशन तय करती है। तो इतना महत्वपूर्ण काम मुझे करने का अवसर मिल रहा है, तो वाक़ई आई एम रियली थैंकफुल टू माय पार्टी लीडरशिप। जैसा कि आपने बताया एजुकेशन जो बच्चे का भविष्य तय करता है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बोला कि हमने पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया। क्या ऐसा सच में हुआ है?
देखिए, अरविंद केजरीवाल, मैं पॉलिटिकल बात ना भी करूँ तो, अभी लगभग 2.5-3 वर्ष दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी रही और दिल्ली में लगभग 10-11 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही। निगम को जितनी क्षति पहुंचा सकता था अरविंद केजरीवाल निगम स्कूलों को, वो इस दौरान उन्होंने किया। बहुत बद से बदतर स्थिति इन निगम स्कूलों की कर दी। और जहां तक दिल्ली गवर्नमेंट्स के स्कूल्स की बात कर रहा हूं, तो वहां भी डेंटिंग पेंटिंग हुई है, शो ऑफ ज्यादा हुआ है, पर जो आधारभूत चीजें थी, आज भी टीचर्स की कमी है। एजुकेशन का मतलब केवल अच्छे बिल्डिंग नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप अच्छे फैकल्टीज प्रोवाइड कर रहे हो। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप हर बच्चे पर ध्यान दे रहे हो, उनके भविष्य को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हो। दिल्ली में क्या हुआ कि जो बच्चे थोड़े से भी कमज़ोर थे पढ़ाई में या उतने एकेडमिक एक्सीलेंस प्राप्त किए हुए नहीं थे, उनको 9वीं और 11वीं में फेल कर दिया गया। उनको ओपन स्कूलिंग की तरफ धकेल दिया गया। तो एक बड़ा धोखा एजुकेशन के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की लोगों के साथ किया है। और केवल डेंटिंग पेंटिंग थी, जो आधारभूत व्यवस्था थी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, उसको बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। जो मैंने देखा वीडियो भी वायरल हुई है, वो स्मार्ट क्लासेस बना दिए एंड काफ़ी अच्छा डेंटिंग पेंटिंग एसी लगा रखे हैं। बस मतलब आपका कहना यही है कि जो ऊपर से चीज़ें दिखने वाली थी, जो लाइमलाइट हो सकती थी, वो चीज़ों पे काम देखिए, करा। कहावत आपने सुनी होगी, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूँ, नो डाउट काफी जगह डेंटिंग पेंटिंग की बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। झड़ौदा में इन्होंने कहा दिल्ली का पहला आर्मी स्कूल हम लोग बनाने जा रहे हैं। नजफगढ़ के पास पे झड़ौदा मेरे वार्ड में है। मैंने उसको स्टडी किया तो पता चला अरविंद केजरीवाल की एक प्रवक्ता थी श्रीषा राव। उन्होंने रातों रात एक कंपनी बनाई, साइकोरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। 1 लाख रुपए की कैपिटल वेंचर पे वो द्वारका के एक फ्लैट पे कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई। और उसको इतना बड़ा चलता हुआ विद्यालय, रेगुलर जो अपना झड़ौदा स्कूल का विद्यालय, राजकीय विद्यालय चल रहा था, उसको सौंप दिया गया। उसमें सिर्फ नाम बदल दिया गया, आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल बना दिया गया। शहीद भगत सिंह के नाम पे लोगों को छला गया, आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल बना दिया गया। उसमें फैकल्टीज नहीं, उन्होंने कहा हम एनडी की तैयारी करवाएंगे, लेकिन जो यूपीएससी से फैकल्टीज आनी चाहिए थी वो थी ही नहीं। उसमें आज भी जो स्थिति थी थोड़े दिन पहले तक, कि बच्चों के लिए हॉस्टल में पंखे नहीं चलते हैं, दरवाजे नहीं हॉस्टल्स में, केवल मीडिया में बड़े बड़े विज्ञापन देना और दिखाना कि हम लोगों ने ये कर दिया। फ्रंट फेस देखोगे बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल, लेकिन जब विद्यालय के अंदर जाओगे, मेस की क्या व्यवस्था है, हॉस्टल की क्या व्यवस्था है, पंखे चल नहीं रहे हैं, फैकल्टीज है नहीं। क्या इस प्रकार से हम एक देश के लिए सैनिक तैयार करेंगे? अच्छा, जो कार्यकर्ता अपने उसमें लगाए उन्होंने, उनको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तनख्वाह, और बेसिकली जो प्रिपरेशन आर्मी के लिए होनी चाहिए थी वो तो कहीं हो ही नहीं रही। तो ढकोसला पूरी तरह दिल्ली के लोगों को छलने का काम अरविंद केजरीवाल ने केवल ढकोसला करके एजुकेशन के नाम पे वो किया। और जैसा आजकल डिबेट बहुत चल रहा है यमुना रिवर को लेके। देखिए, मेरा मानना है ललित जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देखेंगे, पुराने वीडियोस देख लीजिए, आप न्यूज़ चैनल्स के क्लिपिंग्स उठा लीजिए, अखबार देख लीजिए, हर साल छठ के मौके पर हर साल बात उठती थी, यमुना में झाग ही झाग होते थे। बहुत ज़्यादा पूरा सफ़ेद हो रखा था। क्यों प्रतिबंध लगा दिया दिल्ली सरकार ने यमुना में छठ करने को लेकर? और आज ऐसा क्या बदल गया कि आज यमुना में छठ हो पा रही है? बदला है नेतृत्व, बदला है काम करने की इच्छा शक्ति। यमुना जी हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। और यमुना जी को संकल्प से हम कह रहे हैं कि इसको साफ करेंगे। हम ये नहीं कह रहे आज यमुना जी का पानी पीने योग्य हो गया है, टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। लेकिन आज यमुना जी में हम नहा सकते हैं, आज यमुना जी में हम छठ मना सकते हैं, आज यमुना इस लेवल तक की हम लोगों ने सफाई कर दी है। लेकिन 2-4-5 वर्ष लगेंगे, मुझे लगता है 2029 तक आते आते यमुना जी पूरी तरह साफ हो जाएगी। आज हम लोग उसमें छठ बना सकते हैं, उसमें स्नान कर सकते हैं, और आने वाले समय में यमुना इतनी साफ सुथरी पवित्र होगी कि उनके जल को भी हम पी पाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने देखा ना, जो भी मतलब अदर पार्टीज़ है जो हेट करते हैं
ऐसा देखा मैंने, वो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने बस एक छोटा सा तालाब बना दिया, उतने में ही हो रहा है, बस ऐसी चीजें दिखाया जा रहा है। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रखे हैं इंस्टा पे। देखिए, वीडियो दोनों तरह के वायरल हुए हैं। लोग पक्ष और विपक्ष में दोनों तरह से बात करते हैं। मैं तो सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी यूट्यूबर्स को मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, आप लोगों का काम है सच्चाई दिखाना। केवल रील बनाना, वायरल करना आप लोगों का काम नहीं है। आप ज़रा जाइए ना यमुना जी पे, जाके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, एक कोई घाट, मान लो वासुदेव घाट का, जिस घाट का ज़िक्र कर रहे हैं, यदि कोई घाट बनाया गया है, तो घाट लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। पूरी यमुना के तट पे एक साथ, पूरी यमुना का तीर जो दिल्ली में है, 100% उस पे घाट नहीं बनाया जा सकता। सही बात है। घाट तो एक लिमिटेड एरिया में ही बनेगा, और लिमिटेड एरिया में जिसमें घाट बन रहा है, उसमें निश्चित रूप से सुविधाएं बाकी जगह से ज्यादा होगी। जहाँ कच्चा पड़ा है, जहाँ घाट नहीं है, उनसे तो सुविधाएं ज्यादा होंगी। जहाँ कच्चा पड़ा है, जब बार बार रेती और बदरी बह के आ रही है, तो वो तो पानी उससे कंपेरेटिवली ज्यादा मटमैला हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कृत संकल्पित है कि यमुना जी साफ हो, उस पे काम चल रहा है। केजरीवाल जी का काम कहना है, कहते रहेंगे। 10 साल में क्यों नहीं किया? आज तकलीफ हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में इतना करके दिखाया। सीएम रेखा गुप्ता जी ने 1 साल में इतना करके दिखाया है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने भी जब वहाँ पे पर्सनल विज़िट किया ना, कुछ दिनों पहले मैं शूट के लिए गया हुआ था, तो मैंने देखा कि जहाँ वो कोने में चारों साइड कूड़ा रहता था, वो बिल्कुल साफ़ है। फिर मैंने लोकलों से भी पूछा कि आपको कुछ फ़ील हुआ यहाँ पे कि जो आपने ये काम देखा, कि बहुत चेंज हुआ है सारा कुछ। उनका रहना वहाँ का मतलब डेली वहाँ पे काम चलता रहता है साफ-सफाई का। ललित, 27 साल से ना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं थी, सरकार में नहीं थी। अभी लगभग 7-8 महीने हुए हैं। जो 27 साल के खोदे हुए गड्ढे हैं, पहले तो उन्हीं को भरने का काम कर रहे हैं। 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया है। दिल्ली को बिल्कुल लूट के, फ्री के चक्कर में उड़ा के बर्बाद करके रखा है। सारे डिपार्टमेंट्स का खजाना खाली पड़ा है। लेकिन फिर कह रहे हम कृत संकल्पित हैं, उस खजाने को भी रिस्टोर करेंगे, और दिल्ली वासियों को राहत देकर एक बेहतर दिल्ली की ओर, विकासशील दिल्ली की ओर काम करेंगे। बिल्कुल, और हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली जितनी ग्रो होएगी, क्योंकि कैपिटल है पूरे इंडिया की। देखिए, दिल्ली पे पूरे इंडिया की नहीं, पूरे विश्व भर की नज़र रहती है, क्योंकि आजकल भारत जो है बड़ी उभरती हुई शक्ति है, बड़ी शक्ति बन रहा है भारत, महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो पूरे विश्व की नज़र दिल्ली पर है। तो दिल्ली तो बेहतर होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अभी मोस्टली जो भी लोग हैं ना, मैंने देखा, लोग बात नहीं करना चाहते पॉलिटिक्स की। वो डरते हैं पॉलिटिक्स से। इसके पीछे कोई रीज़न? नहीं, ऐसा नहीं है बात नहीं करना चाहते। देखो, मेरा अपना मानना है, ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट अलग-अलग लोगों की अलग-अलग है। किसी को फ़िल्मों में इंटरेस्ट है, किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को कहीं न कहीं पॉलिटिक्स की तरफ अलग से इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल धाराएँ जो देश का भविष्य तय करती हैं, देश की शोर जाना है, ये देश की राजनीति तय करती है। तो युवाओं को मुझे लगता है महती ज़िम्मेवारी, बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी लें, और उसमें अपनी राय भी रखें, और उसको प्रभावित करें। मैं तो सभी यूथ को यही कहता हूँ, भई पॉलिटिक्स में आपको रुचि रखनी चाहिए। ठीक है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, मत करिए, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दों पर हमेशा अपनी राय रखिए, और अपनी राय से भारत की या लोकल पॉलिटिक्स को प्रभावित करने का प्रयास करिए। तो युवाओं की ज़िम्मेवारी बनती है। जैसा मैंने कुछ वीडियोज़ में भी देखा है कि लाइक जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं या रैंडम वीडियोज़, वो कुछ बोल देते हैं गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के लिए। सो उसमें क्या होता है कि उन पे एक्शन हो जाता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते या बोलना नहीं देखिए, चाहते। क्या है, आपको स्वतंत्रता है बात रखने की अपनी भारत में, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी करनी तो किस हद तक करनी है? आप ऐसा तो नहीं कहीं राष्ट्रीय गरिमा का हित कर रहे हैं। आप मान लो, देखिए, मान लो देश के राष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, देश का गौरव है, चाहे किसी भी दल के हों, लेकिन उनके बारे में आप क्या टिप्पणी कर रहे हो मान लो, या राष्ट्रपति जी के बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हो, या देश के सेना के बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हो, या देश का जो गौरव है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु, उसके बारे में आप क्या टिप्पणी कर रहे हो, ये आपको बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। अब जैसे राहुल गांधी जी विदेशों में जाके कुछ भी बोलाते हैं, लेकिन उस बात का असर अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में क्या हो रहा है, इस बात को समझना आपकी जिम्मेवारी के नागरिक के नाते। क्या आपके बोलने से
किसी की भावनाओं का अहित तो नहीं हो रहा है, किसी की भावना तो आहत नहीं हो रही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी करिए, आप मनोरंजन के लिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनोरंजन किस हद तक करना है या अपनी लिमिट व्यक्ति को स्वयं पता होना चाहिए। अपनी केवल अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल, ये तो खैर लॉजिकली बात है कि आप एक लिमिट तक ही बोल सकते है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, मैं तो कह रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप दूसरे के जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं कर सकते। सही बात, आप अपने तक रखें। हाँ, अपने तक रखिए। बिल्कुल, जैसे राहुल गांधी जी अभी एक उनकी यात्रा देखी मैंने, भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको क्या लगा? लाइक एक बस हाइलाइट होने के लिए था या फिर वो सच में काम करा? देखिए, मुझे लगता है व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में जब आता है ना, तो हर एक व्यक्ति का कोई दृष्टिकोण होता है, कोई विचार होता है। राहुल जी के बारे में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो एक डायनेस्टी के युवराज हैं, एक राज परिवार के युवराज हैं, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। उनकी जो क्रियाकलाप, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता नहीं उनकी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में रुचि है, लेकिन क्योंकि परिवार को आगे बढ़ाना है, फैमिली प्रेशर। हाँ हाँ, परिवार का प्रेशर है, पार्टी का प्रेशर है, कांग्रेस पूरी तरह बिखर जाएगी कि गांधी परिवार के नाम पे खड़ा करना है, तो मुझे लगता है जबरदस्ती उनको आगे किया। उनका इंटरेस्ट बहुत मुझे दिखता नहीं, बार बार उनका थाईलैंड मलेशिया चले जाना वो इस बात का परिचय है कि बहुत गंभीर, जब मान लो कभी भारत में कोई वातावरण है, चीन के खिलाफ तनातनी चल रही है, उस समय वो चीनी अधिकारियों से मिलते हैं, देश में संसद चल रही है। देखिए, किसी सांसद के लिए संसद सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, और संसद सत्रों के दौरान वो प्रवास करने, वो घूमने इटली चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं, तो ये उनकी इमेच्योरिटी दिखाता है, ये उनकी सिंसियरिटी दिखाता है, वो कितने सिंसियर हैं संविधान के लिए, कितने सिंसियर है संसद के लिए, कितने सिंसियर है देश की जनता के लिए। तो उनकी ये जो, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी जो हरकतें हैं वो पूरी तरह असंसदीय तो होती ही हैं, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनकी मैच्योरिटी को भी दर्शाती हैं। इसी वजह से लोग उन्हें पप्पू बोलते हैं। देखो, मैं नहीं बोल रहा, ये आप बोल रहे हो। मतलब देखा मैंने कि जो मीम बनते हैं दुनिया भर की चीज़ें, ये मैं भी नहीं बोल रहा, मैंने भी इंस्टा पे ही देखा है हर जगह। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, व्यक्ति के क्रियाकलाप उसके बारे में लोगों की राय बनाते हैं। अब यदि देश की आम जनता यदि ये शब्द इस्तेमाल उनके लिए करती है, तो उनको विचार करना चाहिए कि उनको अपने कार्यों में क्या बदलाव लाना चाहिए, उनको अपनी वे ऑफ वर्किंग में क्या बदलाव लाना चाहिए, उनको अपनी थॉट प्रोसेस में क्या बदलाव लाना होगा। जैसे वही कुछ वीडियो उनकी भी वायरल थी, आलू डालूँगा सोना निकलेगा, ऐसी टाइप की चीज़ें। मैं भी इस वजह से हो गया हूँ। ये तो उनका बेसिक नेचर है, उनकी बेसिक समझ है बेसिकली। कह सकते हैं, डेवलप होनी ज़रूरी है जी। अभी बहुत लंबा रास्ता राहुल जी की मानसिक समझ डेवलप होने में मुझे लगता है लगने वाला है, बहुत लंबा समय लगेगा अभी। लेकिन मैंने एक वीडियो और देखी उनकी। मैं बहुत न्यूट्रल पर्सन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी तारीफ़, उसकी बुराई, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे को लगा, वो एक कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़ी लिस्ट लेकर आए थे और वो पूरा एक उसमें लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप था। उसमें वो शो कर रहे हैं कि ये सारी फेक वोटर आईडी की लिस्ट है, जिसमें कोई नेम नहीं है, कोई एड्रेस का अता-पता नहीं है, ना कोई वो पर्सन एग्ज़िस्ट करता। हुँ, बट उसके नेम पे वोटिंग हो रखी है। तो वो चीज़ का समझ नहीं आया मुझे क्या था? देखिए क्या है, मेरा अपना मानना है, उन्होंने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाया। ठीक है, हर व्यक्ति का अधिकार है, यदि कुछ उसमें संदेहास्पद लगता है, कुछ उसमें उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलत है, तो सवाल उठाना ही चाहिए। लेकिन देश का चुनाव आयोग बड़ी स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग ने आमंत्रित किया कि आइए, आप प्रूफ कीजिए भई इसमें ये कमी है। लेकिन ना कांग्रेस की तरफ से कोई नेता गया, ना कांग्रेस की तरफ से कोई इंजीनियर गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत आसान है, लेकिन चुनाव आयोग जब आमंत्रित कर रहा है, आप आइए और हम लोग इस पे आप इसको प्रूफ गलत कीजिए, लेकिन तब कोई जाता नहीं है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया में बयान देना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को चैलेंज करिए ना। चुनाव आयोग तो कह रहा है, अच्छा ईवीएम लेके कौन आया था? कांग्रेस ही लेके आई थी, भाई भारतीय जनता पार्टी तो लेके नहीं आई। दूसरी बात, ईवीएम के अलावा आप यदि पंजाब का इलेक्शन आता है, वहाँ भाजपा हार जाती तब तो ईवीएम ठीक है, लेकिन दिल्ली में जीत जाती है तो ईवीएम खराब है। कर्नाटक में यदि कांग्रेस जीत गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, वहाँ ईवीएम बहुत अच्छी है, और जगह ईवीएम खराब हो जाती है। यदि मोदी जी 400 पार चले जाते इस बार जैसा नारा था, तो ईवीएम बहुत खराब हो जाती। यदि कम रह गए हैं, तो फिर ईवीएम ठीक है।
तो दोहरे मापदंड नहीं चल सकते ना। आप या तो कहिए खराब है या कहिए ठीक है, और खराब है तो क्यों खराब है आप प्रूफ कीजिए। कोई चुनाव आयोग आपको अवसर दे रहा है ना। सेम मामला वोटर लिस्ट का है। भाई मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, जो चुनाव आयोग कह रहा है बात बार बार, घुसपैठियों की वोटों को हम अलाउ नहीं करेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठियों की वोटों को अलाउ नहीं करेंगे, एक व्यक्ति की वोट दो जगह में लोग अलाउ नहीं करेंगे। तीसरी बात ये कह रहा भी जो व्यक्ति मृत हैं उनकी वोट कटनी चाहिए। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं चुनाव आयोग, मैं कह रहा हूँ प्रूफ करिए ना। आपने सिर्फ 5 लाइनें 6 लाइनें या 10 पेज आपने इकट्ठा खड़े कर दिए भी ये है। भाई आप एविडेंटली उसको रिकॉर्ड में लाइए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाली मत बोलिए, आप कोर्ट में फाइल कीजिए ना। हम्म। भाई सुप्रीम कोर्ट है देश में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई बहुत से मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ फैसले दिए ना। ये किसान कानूनों पे उन्होंने कहा ना अपनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, वापस भी हाँ लिया। हुए वापस। तो मैं कह रहा हूँ आप करिए ना सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल, क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल मीडिया में बयान देना है, लोगों को बरगलाना है, इतने से नहीं चलने वाला। ये देश बहुत आगे बढ़ गया है, आज सोशल मीडिया है, लोग समझदार हैं, लोग अखबार पढ़ते हैं, लोग टीवी देखते हैं, लोग इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं। आजकल आरटीआई है जो पहले नहीं होती थी। तो लोग को सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज के माध्यम से लोग सच्चाई पता कर सकते हैं। हर बार हर चुनाव में नया शिकूफा, फिर भी क्यों आ रहे हैं चुनाव? क्योंकि देश की जनता जागरूक है, देश की जनता समझती है सच्चाई क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि मैंने जो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ है एज़ अ नॉर्मल पर्सन, तो उसमें क्या देखा ना मैंने, कि जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। मतलब अगर कोई अच्छा काम बीजेपी वाले ने कर दिया तो कांग्रेस वाले लड़ने लग जाएँगे, उसमें कमियाँ ढूँढेंगे कि नहीं ये उस तरीके से होना चाहिए था, उस तरीके से होना चाहिए था। या फिर वो कुछ अच्छा कर दे तो ये वाले कि नहीं ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ऐसा क्यों होता है? देखिए राजनीति में मेरा अपना मानना है, क्रिटिसिज्म होना बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है कि मान लो आपने कोई काम किया, यदि आप करें तो हो सकता है आपको कमियाँ ना दिखाई दें। विपक्ष उसमें कमियाँ निकाले। कमियाँ निकालने में कोई बुराई नहीं है, कमी बताने में कोई बुराई नहीं, विपक्ष का काम है। लेकिन वो स्वस्थ परंपरा के रूप में हो। वो केवल कमी निकालनी ही निकालनी है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ, तो अटल जी ने इंदिरा जी को समर्थन दिया। आप कुछ कमी भी कर रही होंगी, तब भी हम आपके साथ हैं, देश का मामला है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और इसमें हेट जैसा मुझे शायद शब्द आपने बहुत कड़ा और कड़वा शब्द ले लिया। हेट नहीं कह सकते, लेकिन विचारधाराओं का मुझे लगता है आपस में टकराव होता है कई बार, कि वो अलग विचार के होते हैं, हम अलग विचार के होते हैं, अलग-अलग विचारों सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है फिर मैं कह रहा हूँ कि देश सर्वोपरि है, और यदि देश हित का कोई मामला है तो सब राजनीतिक दलों को एक स्वर में बात करनी चाहिए, एक स्वर में बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है देश की सेना पराक्रम दिखा रही है और आप देश की सेनाओं पे ये सवाल उठा दें। अभी जैसा कश्मीर में भी हुआ, तो वहाँ पे बोला गया कि नहीं सारा कुछ उसको भी पॉलिटिक्स फील्ड से जोड़ दिया गया। कश्मीर काफ़ी काफ़ी लोगों की जो गोली मार के हत्या कर दी ना धर्म पूछ के। देखिए क्या है, इवन पुलवामा के टाइम पे भी यही बोला गया। मैं बात कह रहा हूँ। पुलवामा के टाइम पे सेना ने पराक्रम दिखाया, सेना ने बदला लिया, और देश के लोगों को सेना पर गर्व है। यदि कोई राजनीतिक दल उस पर भी यदि कोई सवाल उठाता है देश की सेना पर, तो उससे बड़ा नीच कर्म और नीचता नहीं हो सकती। आपने बात की अभी कश्मीर में जो हमारे पर्यटक धर्म पूछकर गोली मारने की बात, पहलगाम में हुआ हाँ था। पहलगाम पर जो बात आप कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ राजनीतिक दल किस हिसाब से उसको जायज ठहरा रहे हैं। यदि धर्म के नाम पर धर्म पूछकर आपकी हत्या की जा रही है, तो उनका पक्ष लेने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे आतंकवादियों का वो पक्ष ले रहे हैं। और देश की सेना ने फिर अपना पराक्रम दिखाया, उनको बिल्कुल उनकी सही जगह पर पहुंचाया। और देखिए क्या है, सरकार की आलोचना तक ठीक है, लेकिन देश की सेना की आलोचना आप करने लग जाओगे ना, तो फिर अपने आप पे आपको विचार करना चाहिए। बहुत घटिया
किसी की सोच है इस प्रकार की, यदि कोई ऐसे सोचता है कि देश की सेना पर उँगली उठाई जाए केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए। वही चीज़ें मुझे भी फ़ील हुई कि लाइक बोलो बट कुछ भी मत बोलो। वही देखो ऐसा ना, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन आलोचना किसकी कर रहे हैं? उन लोगों की जो -60 डिग्री तापमान में खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। आप आलोचना किसकी कर रहे हो? क्योंकि वो बॉर्डर पर जग रहे हैं, तब आप आराम से अपने घर में सो पा रहे हो। उस व्यक्ति की, उस सेना की आलोचना आप कर रहे हो। फिर आपको अपने आपके भारतीय होने पर विचार करना चाहिए। आप उस लायक नहीं हो कि आप भारतीय हो। मेरा तो स्पष्ट कहना है। जैसे अभी तक हमने देश की बातें करी, अगर हम लोकल एरिया की बात करें अब, कि जहाँ हम रहते हैं, नॉर्मल पर्सन सब रहते हैं, उधर की बात करें, तो वहाँ पे आपको क्या-क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? लाइक एमसीडी से रिलेटेड लोग कंप्लेन करते हैं, बिजली, पानी, रोड इन चीज़ों की। असल में मैं फ्रैंकली सेइंग, अभी ना लोगों में बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। लोगों को एक्चुअली पता नहीं है एमसीडी का काम क्या है, एक पार्षद का काम क्या है, एक एमएलए का काम क्या है, एक एमपी का काम क्या है। मैं कई बार एमपी मैडम के ऑफ़िस जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग कई बार नाली पे स्लैब लगवा रखवाने के लिए उनके पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वो उनका काम ही नहीं है। क्योंकि वो सहज सुलभ उपलब्ध है, तो लोग इस काम के लिए पहुँच जाते हैं। कई बार हम लोगों के पास आते हैं कि कोई डीडीए का कोई रजिस्ट्री कराने के लिए या डीडीए से या एम्स से संबंधित काम के लिए, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो फर्स्टली तो लोगों को समझना होगा, थोड़ा-सा एक जागरूकता लोगों में होनी चाहिए कि कौन-सा काम किसका है, ताकि सही जगह पर अप्रोच हो पाए, उनका काम जल्द से जल्द हो पाए। माना सी टायर सिस्टम दिल्ली में है, निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, निगम में भाजपा है, दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन जैसे भई आपके मान लो हार्ट प्रॉब्लम भगवान ना करे, आप हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर बैठे, सारे एमबीबीएस हैं। लेकिन एमबीबीएस के बाद उनकी अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है। कोई हार्ट का है, कोई बोन्स का है, कोई आई का है, कोई आपका गायनी का है। तो आप हार्ट की प्रॉब्लम आइज़ वाले को नहीं दिखाओगे या हार्ट की प्रॉब्लम बोन्स वाले को नहीं दिखाओगे। आप हार्ट की प्रॉब्लम उसी डॉक्टर को दिखाओगे जो हार्ट का इलाज करता है, जो दिल का इलाज करता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो जिसका काम उसको बताइए। दिल्ली में 3 टायर सिस्टम है, सभी लोग अब लोग अपना काम करेंगे। एमसीडी अपना काम करेगी, एमएलए अपना काम करेंगे और एमपी अपना काम करेंगे। लेकिन यदि एमपी से आप उम्मीद करो कि झाड़ू लगवाए, तो एमपी का बेसिक काम झाड़ू लगवाना नहीं है, वो निगम पार्षद का काम है। आप निगम पार्षद से उम्मीद करोगे कि पीडब्ल्यूडी के रोड नए बनवाएँ, तो वो काम बेसिकली विधायक का है। जैसे बिजली संबंधित काम, सीवर से संबंधित काम। आप कुछ ऐसी लाइक शॉर्ट ब्रीफ दे सकते हैं कि जो एक लोगों को नॉलेज पहुँचे? क्योंकि जनरली जनरली मुझे खुद भी नहीं पता कि कौन क्या करता है, कैसे करता है? बेसिकली दिल्ली नगर निगम के पास प्राथमिक शिक्षा, सफाई व्यवस्था मतलब कूड़े की गाड़ी, स्वीपिंग और कूड़ा उठवाना और छोटी नालियाँ, जो कॉलोनी की छोटी नालियाँ उनकी ड्रेनेज को मतलब उनकी सफाई कराना। उसके बाद जैसे मच्छरों की दवाई का छिड़काव, सामान्य भाषा में कहूँ तो मच्छरों की दवाई का छिड़काव करना। मृत पशु उठाना, ठीक है जी। टैक्स से संबंधित, हाउस टैक्स से संबंधित मामला है, प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित मामला है, लाइसेंस दिलवाना, मतलब जैसे दुकान का लाइसेंस है, ये छोटे-मोटे खाने का लाइसेंस है। इस तरह के काम बेसिकली एमसीडी के अंडर आते हैं। ये लाइटें ठीक करा देना, लाइटें एमएलए भी लगवा सकता है, काउंसिलर भी लगवा सकता है। एमसीडी के पार्क्स को मेंटेन करना, एमसीडी की जुडिशियल एरिया में बेंचेस डलवाना या ऑथराइज्ड एरिया में, जैसे अभी वर्तमान में दिल्ली में बात करूँ, जो ऑथराइज्ड एरिया जैसे गाँव का एरिया है या ऑथराइज्ड कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, उनमें सिविल का काम या डेवलपमेंट का काम कराना। एमएलए का काम क्या है, जितने भी मेन रोड्स हैं, पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, उनमें उनको मेन रोड के नाले साफ करवाना, मेन रोड को मेंटेन करना, 12वीं तक की एजुकेशन, हॉस्पिटल, बिजली से संबंधित जितने भी काम, मीटर से संबंधित या लाइनों से संबंधित या घरों के ऊपर से तार हटवाना। उसके बाद आपका एमएलए भी आपका लगवा सकता है लाइटें। उसके बाद हॉस्पिटल्स को मैनेज करना, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी डिस्पेंसरीज़ हैं दिल्ली सरकार की, उनको मैनेज करना। अनऑथराइज़्ड कॉलोनियाँ जितनी भी हैं, उनमें रोड, नाली,
पुलिया, ये सारा बनाना एमएलए का काम है। कई बार लोगों को लगता है नाली बनाना, पुलिया बनाना एमसीडी का काम है, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनियों में पार्षद वो काम कर ही नहीं सकता 2021 के बाद से। वो एक्सेल 8 वाई जो बजट होता है, जिसकी बार बार मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, एमएलए के अंडर है वो। अब पार्षद किसी अनऑथराइज कॉलोनी, जैसे हम जिस कॉलोनी में बैठे अनऑथराइज कॉलोनी है, उसमें पार्षद कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम नहीं करा सकता, नई गली नहीं बना सकता, टूट गई नाली तो रिपेयर नहीं करा सकता, पुलिया टूट गई तो रिपेयर नहीं करा सकता। वो फ्लड डिपार्टमेंट ही कर सकता है, क्योंकि 2021 के आसपास अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तो उन्होंने सारा फ्लड कंट्रोल विभाग और डीएसआईडीसी को दे दिया, जो दिल्ली सरकार के विभाग है। सीवर साफ कराना वो सारा एमएलए के अंडर है, पानी सप्लाई कराना एमएलए के अंडर है, बुजुर्ग पेंशन एमएलए के अंडर है, वृद्धावस्था पेंशन एमएलए के अंडर है, आपकी जो विधवा की पेंशन है, निराश्रित की पेंशन है, विकलांग की पेंशन है, ये दिल्ली सरकार के अंडर है। फिर एमपी साहब जो होते हैं वो नए काम कर सकते हैं, मतलब उनके बजट से नए काम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे नए रोड्स बनवाना, नए हॉस्पिटल्स बनवाना, तो इस तरह के जो बड़े काम हैं, वो एमपी साहब के माध्यम से, जो डीडीए के संबंधित काम है, वो एमपी साहब के माध्यम से हो सकते हैं। तो मोटा-मोटा ये ब्रीफ है। अब जैसे कि दिल्ली सरकार की बात आई तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, केजरीवाल जी ने सारे बस, मेट्रो सब कुछ ऐसे फ्री कर दिया था और इलेक्ट्रिसिटी फ्री, सब कुछ फ्री। तो इस चीज़ से सरकार को क्या नुकसान हुआ? क्योंकि यार कोई भी चीज़ लाइक मेरा मानना तो यार फ्री नहीं हो सकती वो। मेरा मानना फ्री करने की 2 चीज़ें हैं, एक तो एजुकेशन और एक हेल्थ। बाकी चीज़ों पर क्योंकि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेशन होना ही चाहिए। मेरा अपना ये व्यक्तिगत मानना है, मैं सरकार की प्रवक्ता के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। जैसे बसेज़ उन्होंने फ्री की, अब उसमें भी बड़ा घोटाला रहा कि डीटीसी के बेड़े में कोई नई बसेज़ आई नहीं, वो क्लस्टर को पैसा देते रहे, प्राइवेट कंपनियों को पैसा देते रहे, उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ। कितनी टिकटें एक्चुअल में कटी, कितने लोग चढ़े, वो किसी को पता ही नहीं है। तो पूरी तरह बसेस का फ्री कर देना बिल्कुल गलत है। बहुत सी बहनों से मेरी बात हुई, महिलाओं से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं पूरी तरह फ्री कर देना बिल्कुल गलत है। पानी जो जल बोर्ड लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ के फ़ायदे में 2014 तक होता था, वो आज 70-75 हज़ार करोड़ के घाटे में है। तो देखिए आप जब एक निश्चित आयु पर पहुँच जाते हैं, 20-22, 25 साल के होते हैं, तो माँ-बाप अपने बच्चों को भी फ्री बैठा के नहीं खिलाते हैं। उनको भी कहते हैं कुछ काम धंधा करिए, नौकरी करिए। ये तो आप गलत एक परंपरा उन्होंने शुरू की। मुझे लगता है फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, फलाना फ्री, ढिमका फ्री, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। मैं फिर कह रहा हूँ मैं सरकार के प्रवक्ता के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो ये सब फ्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। सुविधाएँ बेहतर कीजिए। आप अच्छी सड़कें बनाइए ना, लोगों से लीजिए टैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग देने को तैयार हैं। आप पानी साफ-सुथरा दिए, स्वच्छ दीजिए ना, बिना मोटर के पानी चढ़ जाए। लोगों को आरओ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जो पैसा 1000-2000 रुपए लोग महीना आरओ पे खर्च कर रहे हैं, लोग आपको देने के लिए रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप स्वच्छ पानी, साफ पानी सीधा आप टोटी में दीजिए ना पीने लायक। लोगों को आरओ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। लोग तैयार हैं पैसा देने के लिए। आप बसेस की अच्छी सर्विस करिए, कनेक्टिविटी अच्छी करिए, रोड्स अच्छे करिए, लोग किराए देने को तैयार हैं। लेकिन आप चीज़ों को बेहतर करिए। आप केवल फ्री के नाम पे थोड़ा-थोड़ा कुछ बाँट दिया, वो तरीका ठीक मेरा मानना है नहीं है। हुँ, कई लोगों की तो कंप्लेन भी है कि फ्री के चक्कर में अब ऐसा हो गया कि बस वाले बस ही नहीं रोकते हैं, कई जगहों पे। देखिए आप जब ग्राउंड पे जाएँगे ना, तो इस फ्री की असली सच्चाई आपको ग्राउंड पे पता चलेगी। लोग बताएँगे कि भई पानी फ्री तो कर दिया, पानी आ तो नहीं रहा है, आ नहीं रहा रोज़। बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। मुझे नहीं पता आपकी कॉलोनी में पानी की क्या सही बात। सिचुएशन है, मुझे आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ये चीज़ें अब 6, 7, 8 महीने सरकार बनी है, धीरे-धीरे सुधारेंगे इन चीज़ों को, बेटर करेंगे। रेखा गुप्ता जी हर अब मैं नज़ों-नज़ोर की बात करूँ तो रेखा गुप्ता जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 140 करोड़ रुपया केवल हमारी सब डिवीज़न के लिए दिया है, कि इससे जो रोड्स हैं नज़फ़गढ़ के, मटियाला विधानसभा के और बिजवासन विधानसभा के, वो रोड्स ठीक हो जाए, उसके लिए केवल 140 करोड़ रुपए दिया है। तो सरकार कर रही है, लेकिन समय लगेगा ना। 25, 26, 27 साल के गड्ढे हैं और 10 सालों में तो बिल्कुल बर्बादी की तरफ दिल्ली को धकेला गया है, तो समय लगेगा। लेकिन चीज़ें ठीक होंगी, दिल्ली पटरी पे फिर लौटेगी, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ेगी, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बढ़ेगी, मोदी जी के मार्गदर्शन में बढ़ेगी।
ये आपने काफ़ी सही बात बताई, दिल्ली को विकास होने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसा-जैसा आप देख रहे हैं रेखा गुप्ता मैम के वजह से काफ़ी ग्रो भी हो रही है। स्पेशली छठ पूजा को लेके मैं काफ़ी, चूँकि हम खुद भी मनाते हैं, और मैंने देखा जो इस बार वहाँ पे एक एम्बियंस था, वाइब थी, वो हर साल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। देखो, ना केवल छठ पूजा, देखिए दिल्ली में पहली बार कर्तव्य पथ पर 2 लाख दिए जलाए गए। छठ पूजा कितनी बेहतर तरीके से मनाई गई। ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया गया। आज सड़कों के सुधारने की बात हो रही है, काम उस पे शुरू हो गया है। आज यमुना जी पे लोग जा सकते हैं, वहाँ छठ मना सकते हैं, वहाँ उसमें स्नान कर सकते हैं। ये बदलाव दिखाता है कि दिल्ली में क्या बदलाव हो रहा है। एक महिला होने के बावजूद भी वो पूरे दिन मुझे लगता है 5 से 6 घंटे मुश्किल से सोती होंगी, आराम करती होंगी। यदि वो 18 घंटे काम कर रही हैं, 19 घंटे काम कर रही हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता कर सकता है। हम सरकार में नहीं भी थे, तो मुझे ध्यान आ रहा है कोरोना का टाइम था। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर था। राशन बाँट रहा था, लोगों को दवाइयाँ बाँट रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर बाँट रहा था। केवल भारतीय जनता पार्टी, मुझे ध्यान आ रहा है क्योंकि मैं भी उस समय लगा हुआ था काम में। खुद बीमार थे, खुद कोरोना से पीड़ित थे कार्यकर्ता, फिर भी लेकिन अपनी चिंता छोड़ के पहले क्षेत्र को देख रहे, पहले लोगों को देख रहे, पहले समाज को देख रहे थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का एक ध्येय वाक्य है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, मी लास्ट। सबसे पहले भारत, देश, राष्ट्र, दूसरी मेरी पार्टी, तीसरे पे मैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का ध्येय वाक्य है, और इसी सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आपका एक ऑनेस्ट रिव्यू लिया जाए या फीडबैक लिया जाए मोदी जी का, पूरी ओवरऑल बीजेपी का, तो आपके लिए कुछ, आप कुछ ऐसे शब्द बता सकते हैं उनके बारे में जो आपको लगा एज अ पर्सन नॉर्मली, लाइक अभी आप ये हटा दो कि मैं बीजेपी का पर्सन हूँ, आप नॉर्मल जो हम लोग हैं, क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको उनके क्या-क्या डिसीजन जो बेस्ट लगे? देखिए, पता क्या, छोड़ दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ, छोड़ दीजिए। लेकिन जब मैं ना मैंने लो जयपुर से किया, जयपुर स्कूल ऑफ लॉ से। जब मैं हाईवेज़ पे जाता हूँ ना, या मनाली घूमने गए, जब उन हाईवेज़ पे जाता हूँ, लगभग 15 वर्ष पूर्व 2011-12 में मेरी एक मित्र थी, उनकी शादी थी कटिहार में। तो उनके वहाँ गया मैं, बागडोरा हम फ्लाइट से गए, और बागडोरा से कटिहार जाने में बहुत कोई लंबा रास्ता नहीं था। इन कमर दर्द कर गई, 3-4 दिन तक कमर दुखती रही, और लगभग 3-3 फुट गड्ढे राष्ट्रीय राजमार्ग में थे। आप किसी भी देश के किसी भी कोने में निकल जाते थे, तो रोड्स की क्या हालत थी, और आज रोड्स की क्या स्थिति है, आप समझिए। यदि यूईआर, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस जो पेरिफेरल वे है, ये नहीं बना होता, तो दिल्ली की क्या हालत हुई होती। आप तो बिल्कुल यूईआर 2 के नज़दीक रहते हैं। मैं आजकल एजुकेशन डिप्टी चेयरमैन हूँ, तो इस नाते मैं जब विजिट्स पे जाता हूँ, पहले यहाँ से नरेला जाने में हम लोगों को लगता था कम से कम 1.5-2 घंटा। अब सही 22-23 मिनट में मैं नज़रवड से नरेला पहुँच जाता हूँ। ये ताकत है। इस वजह से मैं नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूँ। सेम। जब मेरे बहुत सारे रिलेटिव है ना, बहुत जानकार हैं जो अब्रॉड में हैं, वो जब आके बताते हैं ना कि अमित भाई, पहले लोगों का देखने का नज़रिया भारतीयों के लिए कुछ और था, आज देखने का नज़रिया कुछ और है। तो बोला, तब हमें महसूस होता है कि हम नरेंद्र मोदी के देश भारत से हैं, ये हमारी ताकत है। मुझे इसलिए नरेंद्र मोदी पसंद है। देखिए, मैं बचपन से कभी सुनता आता था, लोग कहते थे भई ये भाजपा वाले, कहते तो मंदिर वहीं बनाएँगे, लेकिन कहते तारीख नहीं बताएँगे। मंदिर बन गया, इसलिए नरेंद्र मोदी पसंद है। मैं काफ़ी वर्ष पहले लगभग 11-12 में कश्मीर गया था, लाल चौक, और मेरा बड़ा मन किया कि भारत माता की जय के नारे ज़ोर-ज़ोर से लगाऊँ। लेकिन वो जब माहौल था, मैंने वहाँ पुलिस वालों से, आर्मी वालों से बात की, तो आर्मी वाले कहे, भाई साहब सुनिए, हमारे लिए बड़ी समस्या है, जो उपद्रव होएगा, कोई दंगा फैल जाएगा या कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी। आप तो बोल दोगे, यहीं कोई आतंकवादी घटना हो सकती है। लेकिन आज यदि लाल चौक पे तिरंगा है, 370 हट गई है,
तो ये नरेंद्र मोदी कर सकता है। और ये मैं एक आम नागरिक के नाते बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं बोल रहा जो हूँ। हर कोई देख रहा है। राजीव गांधी पता है क्या कहते थे, देश के प्रधानमंत्री? मैं बचपन में सुनता था उनको बड़ा। वो कहते थे हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे पहुँचते-पहुँचते 10 पैसे हो जाते हैं। भ्रष्टाचार इतना चरम पर था। जब ये मोदी जी जन धन खाते खुलवा रहे थे ना, तो लोग कहते थे, विपक्ष वाले मजाक उड़ाते थे, बोले ये लोगों का पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये लोगों को मूर्ख बना रहा है। लेकिन उनकी सोच कितने आगे की मुझे पता है कब समझ में आया, जब वो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से, यदि ऊपर से 1 रुपया भेज रहे हैं, नीचे 1 रुपया ही पहुंच रहे हैं उस व्यक्ति के, लाभार्थी के अकाउंट में, तो ये नरेंद्र मोदी की सोच है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लोगों को शायद हो सकता है बड़ी, कुछ लोगों को ना भी लगी हो। मैं संगीत का कार्य करता रहा हूँ, बहुत जगह मेरा प्रवास रहा, अलग अलग राज्यों में मैं जाता था, तो बहुत से राज्यों में, बहुत से गांवों में ऐसा रुका जहां आज़ादी के 60 65 70 साल बाद भी बिजली नहीं थी। आप तो शायद बिहार से आते हैं, और आपने देखा होगा आपके गांव में बैटरी से मोबाइल चार्ज होते थे। हाँ, ये तो है, होते थे। तो ये बदला है नरेंद्र मोदी ने। आज देश के 100% गांव में यदि बिजली है, तो ये नरेंद्र मोदी ने बदला है। एलपीजी सिलेंडर यदि 100% गांव में है, ये नरेंद्र मोदी ने बदला है। यदि आज अधिकतम गांव में या अधिकतम जगहों पर नल से पानी पहुंच रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी ने बदला है। मतलब ये मैं केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में कह रहा हूँ। जो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। लोग मजाक उड़ाते हैं, बोले टॉयलेट, टॉयलेट बना, टॉयलेट से क्या होना है, शौचालय से। लेकिन टॉयलेट का महत्व आप उस बहन से पूछिए जिसको सुबह 4 बजे खेतों में शौच के लिए जाना है, क्योंकि रोशनी होने के बाद वो खेतों में शौच के लिए नहीं जा सकती है। यदि रोशनी हो गई तो उसको पूरा दिन पेट पकड़ के बैठना है। तो उस शौचालय का महत्व उस बहन से पूछिए। लोग इस बात का मजाक उड़ाते, शौचालय बना रहा है, क्या जनधन योजना है, अकाउंट दुनिया के खुलवा रहा है, लोगों का पैसा लूटना चाहता है, देखना चाहता है कितना है। लेकिन ये यदि छोटी छोटी बात को भी सोच के काम करना कोई कर सकता है। आज जब देश की, मेरे बहुत सारे परिचित रिश्तेदार सेना में हैं, जब वो बताते ना कि हमसे सीनियर बताते लाशें वापस नहीं आती थी, वहां हम लोग कैनवस के जूतों में नौकरी करते थे -20 डिग्री की ठंड में। आज यदि वहां उनके लिए विश्व की बेस्ट टेक्नोलॉजी के कपड़े या वहां उनके लिए इक्विपमेंट्स हैं, तो ये नरेंद्र मोदी की सोच है। इसलिए आई सैल्यूट हिम। आई डोंट सैल्यूट हिम एज अ पार्टी कार्यकर्ता। आई लव हिम, आई लाइक हिम एज अ ऑर्डिनरी मैन आल्सो। मैं एक आम व्यक्ति के रूप में उनसे प्यार करता हूँ, उनको पसंद करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो बदला, वो शायद संभव नहीं होगा। कई बार लोग कह देते हैं, बोला क्या मोदी जी के आने से पहले, बोला कारखाने नहीं थे क्या, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन ये जो चीज है जिनको किसी ने नहीं देखा, उनको मोदी जी ने देखा। आज यदि विश्व में कोई घटना होती है, तो सबसे पहले भारत की राय क्या होगी इसके बारे में पूछा जाता है। दूसरे देश सोचते हैं, विश्व की महाशक्तियां सोचती हैं। अमेरिका की आंख में आंख मिला के ये कहना नहीं, नहीं सुनेंगे, ये मोदी जी कर सकते हैं। मैं देखिए, एज अ पर्सन मनमोहन सिंह जी अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो एक फोटो आती थी, सिर्फ वो एरोप्लेन पे चढ़ के इतना यूं करते थे कि विदेश यात्रा पर गए। कहाँ गए, क्या समझौते हुए, क्या बातचीत हुई, भारत का रुख क्या रहा, किसी को पता ही नहीं चलता था। आज भारत क्या सोचता है हर मुद्दे पर, इस पर पूरे विश्व की नजर होती है। ये मोदी जी का किया हुआ काम है, जिसको जो जो देखना ना चाहे मत देखे, पर हमें दिखता है, एक आम भारतीय को दिखता है। इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। सही बात। यदि 25 26 साल का किसी का रिकॉर्ड है, तीसरी बार प्रधानमंत्री, 3 4 बार के मुख्यमंत्री, तो उनके कामों की वजह से है। बस मैं तो इतना ही कह पाऊंगा। जी, जो आपने बातें बताई वो काफ़ी रिलेट की है मैंने। जैसे मैं ट्रैवल पर्सन हूँ, मेरे को बहुत पसंद है ट्रैवल करना। मैं खुद भी जब पहले जाता था ना, तो लगता था कि यार नहीं जाना, गाड़ी से तो जाना ही नहीं है कहीं भी। बट अब रोड इतने अच्छे हो चुके हैं कि लगता है कि यार
और लोग टोल के लिए लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आता। बट आपको इतने अच्छे रोड मिल रहे हैं, टाइम आपका इतना सेव हो रहा है, जहाँ 6 घंटे लगने हैं वहाँ 3 घंटे में आप पहुंच गए। अभी मैं मनाली से होके आया हूँ, जहाँ मनाली जाने में 14-15 घंटे लगते थे मिनिमम, वहां पे लाइक मेरे को 6 से 6.5 घंटे लगे थे बस। उज्जैन जाते हैं ना तो ट्रेन में लगभग 7-8 घंटे लगते हैं, और आज रोड से भी, बाय रोड से भी 7-8 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो ये तो भाई मानना पड़ेगा, भी किसी व्यक्ति ने किया है तो उसको मानना चाहिए। सही बात है। नितिन गडकरी जी को लेके भाई देखिए देखिए क्या है कि टीम होती है, व्यक्ति टीम चुनता है। भाई आप आज एक यूट्यूब चैनल या इस तरह की पॉडकास्ट चलाते हो, तो आपकी टीम में 3-4 लोग होंगे, कोई वीडियोग्राफी कर रहा होगा, कोई एडिटिंग कर रहा होगा, वो टीम आपने चुनी। आपको पता है उस सही व्यक्ति का सही उपयोग क्या है, किसको वीडियोग्राफी देनी, किसको एडिटिंग देनी है, किसको रिसर्च का काम देना, आपको पता है, तो वो काम आप कर रहे हो। इसीलिए आप बेहतर नेता हो, बेहतर पॉडकास्ट चलाने वाले हो, आपके लोग फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, तो ये कारण है। जैसा आपने बोला कि एज अ ह्यूमन, एज अ नॉर्मल पर्सन आपको बीजेपी इसलिए पसंद है, सेम मेरा भी है। और जब से आप इस फील्ड में आए हो, लाइक आपने निगम पार्षद एंड चेयरमैन, सो आपने क्या चेंजेस देखे और लेकर आए आप इधर नजफगढ़ जोन में? देखिए जब पहले मैं चुनाव लड़ रहा था ना, 2022 में, दिसंबर में, नवंबर में, तो मेरा ग्राउंड वर्क नहीं था एक्चुअल में। मुझे कोई ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। इतना पता था फादर साहब पॉलिटिक्स में हैं, एमएलए रहे हैं, लोग इतना ही जानते थे। आपका इंटरेस्ट कैसे इसी वजह से आया? मैं देखिए, मैं लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, आज भी स्वयंसेवक हूँ। और भाजपा में आना यकायक हुआ, मतलब अचानक से हुआ, कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग से मैं बीजेपी में एक्चुअल में नहीं आया था। हो सकता है भविष्य में आता, लेकिन मुझे लगता है मैंने जल्दी आना हो गया। मैं थोड़ा और कहीं और काम करना चाह रहा था, किसी और फील्ड में काम करना चाह रहा था। फिर मैं इंटेलेक्चुअल सेल बीजेपी का है, उसका स्टेट प्रेसिडेंट रहा, 2017 में बीजेपी में। फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी सेल का स्टेट प्रेसिडेंट रहा। मेरे परिवार को संगठन ने बहुत कुछ दिया है। हम लोग 6 चुनाव लड़े, पिताजी 5 चुनाव लड़े हैं, मैं 1 चुनाव लड़ा हूँ। तो संगठन ने ग्रूमिंग भी बहुत की है, सिखाया बहुत है संगठन ने हम लोगों को। जब मैं 2022 में चुनाव लड़ने लगा, तो मतलब लोग पूछते थे, यार आप कैसी बातें कर रहे हो? बोला, आप तो साफ सफाई किस तरह की बातें नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं गली नाली का पार्षद नहीं बनना चाहता। आप कह रहे हो भाई मुझे कुछ अलग करना है। क्या अलग करना है? और मैं कहता था मेरा मन है कि भाई नजफगढ़ में जो चीज़ कमी महसूस हो रही है, पार्किंग की, पार्क्स की, स्टेडियम की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, या जो कूड़ा घर है उनको हटाने की, तो कह रहे हैं यार आज तक कोई हटा नहीं पाया है। तो तुम ज्यादा फेंक रहे हो, मतलब लिटरली लोग कहते थे भाई तुम ज्यादा फेंक रहे हो। तो मैंने कहा मैं फेंक नहीं रहा, मेरे मन में ही करने की इच्छा है। बोला कैसे करोगे? मैंने कहा अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता था पार्षद की कितनी पावर्स होती, क्या उनकी लिमिटेशंस होती, कितना बजट होता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मुझे करना है। तो लोगों ने विश्वास किया, मेरी पार्टी पे विश्वास किया, फादर साहब का जो नाम था उस पे विश्वास किया, या कह सकते 5-7, 10-15% जो मैं अपनी बातें कर रहा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कोई नया व्यक्ति है, नया लड़का है, नई बात कर रहा नया है, खून। नया नई बात कर रहा है, और हाँ। नया खून है। तो बहुत प्रेशर था सच में, बताऊं ना, जिस दिन जीत के आया ना, मैं वहां से जैसे ही मुझे पता लगा मैं जीत गया हूँ, वो तो दिन कैसा रहा आपके लिए? मतलब खुशी नहीं थी, या ये कह लो, मतलब प्रेशर मन पे ज्यादा था कि जीतते ही मेरे दिमाग में ये चल रहा था भाई लोगों से इतने वादे किए हैं, पूरा कैसे करना है। मतलब सेम डे से मेरे, सेम टाइम से, जैसे ही मुझे पता चला मैं जीत गया हूँ, सेम टाइम से मेरे दिमाग में डेढ़ शुरू हो गई कि क्या करना है, कैसे करना है। तो लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। मैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने दे दी। मैं भाई वहां से गाड़ी में बैठा है, लोगों ने माला वाला पहनाई, और गाड़ी में यूं करता आ रहा हूँ, रास्ते में लोग मिल रहे हैं। नजर वार्ड पहुंचा, अपने वार्ड में घुसा, दिल्ली गेट के पास से, दिल्ली गेट से मेरा वार्ड शुरू होता है, जैसे नजर से दिल्ली गेट से हाथ जोड़ता, लोगों की माला वाला पहनता आगे बढ़ रहा हूँ। छावला स्टैंड आ जाता है, वहाँ हनुमान मंदिर है, उसके साथ ही बड़ा कूड़ागर था। छावला स्टैंड पे हनुमान मंदिर है, उसके साथ में बहुत बड़ा कूड़ागर होता था, बरसों से कूड़ागर था। और उसका कूड़ा लगभग पूरे रोड पे आगे धर्मपुरा तक, मतलब जो रास्ता धर्मपुरे वाला उस तक जाता था।
तो मैंने रोक के हनुमान जी को प्रणाम किया। मैंने कहा प्रभु देखो वादे बहुत किए लोगों से, इतनी ताकत देना, सबसे पहले हटा पाऊँ तो एक कूड़ा घर हटा पाऊँ। और प्रभु ने ताकत दी, लोगों का विश्वास था। मैंने जीतने के 4 से 5 महीने बाद वो कूड़ा घर लोगों की दी हुई ताकत की वजह से हटा पाया। मन को बड़ा संतोष हुआ। फिर चला भई, क्योंकि मैं नज़र में ये कह रहा था भई देखिए, क्योंकि 7-8 महीने दिल्ली में कोई पार्षद नहीं थे। मई 22 से लेकर और नवंबर-दिसंबर 2022 तक। उस समय एमसीडी भंग थी। तो मैंने उस समय एक चीज़ नोटिस की थी कि कोई पार्षद नहीं, फिर भी सफाई वाले आ रहे हैं, सफाई इंस्पेक्टर उनसे काम करा रहा है, सैनिटरी इंस्पेक्टर। जेई छोटी-मोटी रिपेयरिंग का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल का जी आपकी लाइटें वगैरह ठीक कर रहा है। जो एएमआई वगैरह मलेरिया इंस्पेक्टर होते हैं वो दवा वगैरह का छिड़काव कर रहे हैं। इसका मतलब पार्षद का बेसिक काम ये नहीं है, मैं ये समझ पाया। ये काम इंस्पेक्टर्स का है, इंजीनियर्स का है, तो पार्षद का काम क्या है? मैंने एमसीडी की रूल बुक पढ़ी, गाइडलाइंस पढ़ी और क्या कर सकता हूँ वो थोड़ा समझा, सीनियर पार्षदों से समझा, मैंने खुद स्टडी करने की कोशिश की। तो एक बात समझ में आई, पार्षद का काम है क्षेत्र के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की व्यवस्था करना, प्लस इन अधिकारियों पे सुपरविजन रखना। ये मैं समझ पाया। अगला मैंने शुरू कर दिया, भई नजफगढ़ में एक भी पार्किंग नहीं है। लोग बहुत परेशान है, फिरनी पे जाम लगता है, सारी चीजें होती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। खूब प्रेशर डाला गया, वो काम ना हो पाए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। लोगों से वादा किया था, मन में दृढ़ इच्छा थी। आज नजफगढ़ की पहली एमसीडी पार्किंग दिल्ली गेट पर बन गई और वो शुरू हो गई। रोज 250 से 300 गाड़ियां बाइक उसमें खड़ी होती हैं। एक राहत देने का काम नजफगढ़ के लोगों को किया। और एक पार्किंग मेरी पाइपलाइन में, उसको भी मैं प्रयास करूंगा अपने इस कार्यकाल में फिरनी पे और बनवा दूं। तो जब आईने में अपने आप को शाम को देखता हूँ ना, कभी खड़ा होता हूँ, तो अपने आप से नजरें मिलाने में शर्म नहीं आती। ये लगता है नहीं, आपने लोगों को कहा था और आप पूरा कर रहे हो। पूरी दिल्ली में इस 2.5 साल के कार्यकाल में, जब आम आदमी पार्टी जितना मेरा कार्यकाल गया है, 2.5 से 3 साल के कार्यकाल में, 1 या 2 पार्किंग बनी है पूरी दिल्ली में, जिसमें एक पार्किंग मेरे वार्ड में बनी है। पूरी दिल्ली में एमसीडी का केवल एक स्टेडियम पास हुआ है, पूरी दिल्ली में। बड़े गर्व से, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और वो एमसीडी का एक स्टेडियम मेरे वार्ड में, झड़ोदा गांव में बन रहा है। तो फिर मुझे लगता है नहीं, जो लोगों ने भरोसा जताया था, आप उस पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हो और मैं दिल से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, लोग नेगेटिव बोलने वाले बहुत कुछ नेगेटिव बोलेंगे। मैं चुनाव लड़ा था, मुझे 36,000 वोट मेरे वार्ड में पड़ी, मुझे 14,000 वोट मिली, 22,000 वोट विरोध में गई। तो भाई विरोध वाला कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात कहेगा। 2-4-5 हजार तो ऐसे लोग होंगे जो मेरे कभी वोट देंगे ही नहीं। लेकिन मुझे सबके लिए काम करना है। 80 के 80 हजार जो लोग मेरे वार्ड में रहते, उनके लिए काम करना है। और विरोधी कौन क्या कह रहा है, मैं इस बात से कभी नहीं घबराता हूँ। जैसे घोड़े की दोनों तरफ बांध देते हैं ना, सीधा सीधा दिखता है, मैं दाएं बाएं देखता ही नहीं हूँ, मैं सीधा चलता रहता हूँ। और मुझे लड़ने भिड़ने में बड़ा मजा आता है। जो अधिकारी मेरे काम को मैं चाहता हूँ रोके, मैं तो हमेशा उम्मीद करता हूँ कोई मेरे काम को रोके, और रोके तो मुझे भिड़ो उससे और करवा के लाऊं। उस जीत में मजा है कि इसने मेरा लोग डेवलपमेंट का काम रोका, और आप अड़े, आप भिड़े, आप अपनी ताकत से, लोगों ने जो ताकत आपको दी है उससे वो काम करा के लाए, मजा आता है। मित्राऊ, अब मेरे वार्ड में एक मित्राऊ गांव है, उसमें एक छोटी सी लगभग 300-400 गज की जगह थी, जो वर्षों से कूड़ेदान के रूप में उपयोग हो रही थी। तो 2-3 बार मेरे को लोगों ने देखा, अमित भाई इसका कुछ करो यार, गांव के बिल्कुल बीच में बड़ा कूड़ा पड़ा रहता है। तो मैंने कहा देखो, मैं कर तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? मैंने कहा आप आपसी सहमति बना लो, भाई बीच में कोई अड़ंगा नहीं अड़ाएगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम लोग तैयार हैं। अब उनकी घरों के बीच में कूड़ा पड़ा था, 300-400-500 की जगह में। मैंने कहा मुझे 15 दिन चाहिए, कोई अड़ंगा नहीं चाहिए, वो आप सहमति बना लो। भाई उन्होंने सहमति बनाई। 15 दिन के अंदर मैंने पार्क डेवलप करके खड़ा कर दिया वहां पे, गली में। उस मतलब 400-500 छोटा है बेशक, लेकिन खड़ा किया। ये लोगों की द्वारा दी हुई ताकत का जब आप सदुपयोग करते हो ना, तो बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। मैंने आपके बारे में सुना भी था, जब मैं आपसे पहली बार मिलने आया था तो आशु भैया के साथ आया था।
उन्होंने मैं आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहा था बार-बार, तो भैया ने मुझे बताया कि भाई ने तो अपने नंबर ऐसे बाँट रखे लोगों में कि आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको कोई प्रॉब्लम हो सीधा मुझे बात करो। मेरी कोशिश यही रहती है, देखिए मेरे पास रोज़ के 300 साढ़े 300 कॉल्स आ ही जाते हैं आम तौर पे। ये मैं सबको कहता हूँ, भई मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, 100% मैं व्हाट्सएप का जवाब देता हूँ। 100% मेरी कोशिश रहती है फ़ोन अटेंड करूँ, नहीं अटेंड कर पाया तो कॉल बैक करूँगा। फिर भी हो सकता है 2-4 छूट जाते हैं, लेकिन 100% मेरी कोशिश रहती है लोगों से बातचीत करूँ। अ, रात को 11 बजे भी कॉल आया, कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास एक कॉल आया लगभग 11 साढ़े 11 बजे, मैं एक शादी में था। तो उसने कहा, अमित भाई मेरा पैर टूट गया है और मुझे मदद की ज़रूरत है आपकी। तो दर्द में करा रहा था, मुझे लगा शराब पी रखी है एक्चुअल में। तो मैंने काट दिया, मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ भाई साहब में जो हो सकता है। फिर दोबारा बजे उसका 5 मिनट बाद फ़ोन, फिर 3 बार, बोला भाई साहब मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में हूँ और मुझे कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो हॉस्पिटल में है बंदा, कह रहा है। तो मैंने कहा चलना चाहिए। मैंने साथ में जो लड़का था ना, मैंने कहा नहीं चलो मेरे साथ। हम लोग रात को लगभग 12 सवा 12 साढ़े 12 बजे दीनदयाल पहुँचे। मेरा उससे कोई परिचय नहीं है। मैं जानता नहीं हूँ कौन व्यक्ति है, उसके पास बस मेरा नंबर कहीं से उसको मिल गया था, मेरे बोर्ड का रहने वाला था। मैं दीनदयाल गया, वहाँ मैंने डॉक्टर से जाके बात की, उसको जो ट्रीटमेंट था उपलब्ध कराया। ट्रीटमेंट मोटा-मोटा हो गया, उससे पहले मेरी एमएस से बात हो गई थी। अब मैं चलने लगा ना, उसने अपने बेटे को ब कहा भई एक बार रुको, अमित को रोको। मैं रुका, उन्होंने कहा आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना है। मैंने कहा भाई साहब अपना पैर ठीक कराओ ना, कहाँ मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे खिंचवाना है। अगले दिन उनके बेटे ने फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। उन्होंने ये कहा कि हम इस व्यक्ति को कभी नहीं मिले थे, कभी नहीं जानते थे, बस इनका नंबर कहीं से मिल गया था। हमें पता था ये सुनते हैं, लोगों की बात को मदद करने की कोशिश करते हैं। बोले रात को वो व्यक्ति नज़फ़गढ़ से उठ के पहुँच गया है दीनदयाल हॉस्पिटल। तो मतलब फिर मुझे लगा नहीं यार, जनप्रतिनिधि से लोगों की उम्मीद बनी होती है। लोग बड़ा विश्वास से उनको देखते हैं। तो कोशिश करूँ किसी का विश्वास ना तोड़ूँ। लेकिन फिर भी ना कई बार भगवान से लड़ता हूँ कि उतनी ताकत नहीं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं नौकरी के लिए। मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्या करूँ? एक लिमिटेशंस है। बहुत आते हैं, बहुत खराब-खराब कंडीशंस में होते हैं। लेकिन एक ताकत जो है वो लिमिटेड है, पार्षद के रूप में। जितना कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में जैसे मैं बताया, एक जगह अवैध अनऑथराइज्ड कॉलोनी कट रही थी। आज उसका हाई कोर्ट में केस लड़ के आज वहाँ पार्क बनना शुरू हो गया है। हाई कोर्ट में केस लड़ा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं सरकारी ज़मीन नहीं कटने दूँगा ऐसे। तो मैं अपने शुद्ध मन से कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे क्षेत्र के लिए हो सकता है वो कोशिश कर रहा हूँ। जी-जान से कोशिश कर रहा हूँ। मेरी प्रयास ये है, मेरे क्षेत्र में पार्किंग भी हो, मेरे क्षेत्र में हॉस्पिटल भी हो, मेरे क्षेत्र में पार्क्स भी हों, मेरे क्षेत्र में स्कूल्स भी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। अभी मैं अपने वार्ड में जल्दी एक स्कूल लेके आने वाला हूँ, एक लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है, एक अपना कम्युनिटी सेंटर का प्रोजेक्ट है, एसी कम्युनिटी सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जी-जान से लगा हूँ और मैं तो बस भगवान से ही मानता हूँ इतना ताकत दे कि जो लोगों से वादे किए हैं वो यूँ ही पूरा करता रहूँ और जो मुझे नहीं मिल पाया अपने टाइम में, व्हेन आई वाज़ यूथ, व्हेन आई वाज़ यंग, आई वाज़ 18, 20, 19, जो दैट टाइम व्हाट आई रिक्वायर्ड, जो मुझे नहीं मिल पाया, आने वाली पीढ़ियों को मैं ज़रूर दूँ। मेरे छोटे भाई-बहनों को, आने वाली पीढ़ियों को, उनको लगे, उनको गर्व महसूस हो कि हम एक बेहतर नज़फ़गढ़ में रहते हैं। एक जिस नज़फ़गढ़ की कल्पना करके सब लोग नज़फ़गढ़ में शिफ्ट हुए, चाहे वो आस-पास के गाँव से हुए, चाहे हरियाणा से हुए, चाहे पंजाब से हुए, चाहे यूपी से, चाहे उत्तराखंड से हुए, चाहे बिहार से हुए, वो नज़फ़गढ़ उनको दे पाऊँ। एक बेसिक फैसिलिटीज़ का हब उनको मिले। बस ये इच्छा है। क्या बात है! जो आपका अभी विज़न देखा मैंने, जो आपने बताया कितनी फैसिलिटीज़, शायद ही किसी ने पहले सोचा होगा इतना। आई डोंट नो किसने कितना सोचा। मुझे लगता है सब अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करते होंगे। पर मुझे जो फ़ील हुआ कि पार्षद का काम गली-नाली साफ कराना नहीं है या लाइटें ठीक कराना नहीं है, ठीक है, उन पे नज़र रखो, ये भी एक काम है, रोज़मर्रा के काम है, ऐसा नहीं है ये काम ही नहीं है। ये इस काम के लिए इंजीनियर्स अपॉइंटेड हैं, दे आर गेटिंग द सैलरीज़, दे आर गेटिंग द पर्क्स। तो पार्षद का काम इससे ज़्यादा बढ़ के है, जिस पे आज तक किसी ने सोचा नहीं नज़फ़गढ़ में। स्टेडियम का किसी ने नहीं सोचा, पार्किंग का किसी ने नहीं सोचा, पार्क्स का किसी ने नहीं सोचा, एसी कम्युनिटी सेंटर्स का किसी ने नहीं सोचा, कूड़ा घर हटाने का किसी ने नहीं सोचा, एससीटीएच मशीन लगाने का किसी ने नहीं सोचा। वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके।
और हमारी यूथ और जो आम पब्लिक है, उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज छोटा था? देखिए, मैं सिर्फ़ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जैसे पार्षद का काम बेसिक काम एक सैनिटेशन से जुड़ा होता है। हम सबको अपनी ज़िम्मेवारी निभानी पड़ेगी। पार्षद के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, क्योंकि सैनिटेशन निगम का सबसे पहला काम है। सबके यहाँ कूड़े की गाड़ी आती है। कृपया कूड़ा अपने घर का उस कूड़े की गाड़ी में डालें, रोड पे ना डालें। जो भी गंदगी रोड पे ना फैलाएँ। अपने आस-पास के क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाएँ। जो भी किसी प्रकार की समस्या हमारे आस-पास के क्षेत्र में है, उसको हम मिल के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी नेता के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। इन छोटे-मोटे कामों के लिए हमें अपनी सिविक सेंस को सुधारना पड़ेगा। ये देश हमारी संपत्ति है, ये नज़फ़गढ़ हमारी संपत्ति है, ये हमारा क्षेत्र हमारी संपत्ति है। तो ललित भाई, आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वाक़ई दिल से अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं तो फिर कहूँगा कि यूथ के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम आप करते रहिए, सही चीज़ें दिखाते रहिए, क्योंकि आप जैसे लोग हम जैसे लोगों के बड़े काम आते हैं इस प्रकार से कि हमारी बात लोगों तक पहुँचा पाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। मुझे भी इतना अच्छा लगा जब मैंने सर की वीडियोज़ देखी, मैं खुद इतना ज़्यादा हैरान हो गया कि यार कोई पॉलिटिशियन कैसे ऐसे लाइक रोड साइड जा रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, उनके लिए खाने का अरेंज। मेरे को लगा शायद 1-2 दिन के लिए होगा, बट जब तक वहाँ प्रॉब्लम रही तब तक इन्होंने वहाँ पे सॉल्यूशन किया, लोगों की सुनी और इतनी मानी। तो उस दिन से ही मेरा था कि इनसे एक बार बात करूँ, इनकी विचारधारा क्या है इन चीज़ों को लेके। तो आज हमने वो दिन भी किया, आज शूट किया पूरा, और जल्दी आपको देखने को और भी नए-नए पॉडकास्ट मिलेंगे ऐसे ही। अगर आपको कोई भी पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट लगा हो या आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं मेंशन कर दूँगा सर की आईडी एंड जो भी नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट के लिए रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राधे-राधे। राधे, राधे।